प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा। बोहर ने ये कहा कि हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एनर्जी लेवल्स होते हैं, रास्ते होते हैं जिन रास्तों में इलेक्ट्रॉन घूमता है। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा। उन एनर्जी लेवल्स का न्यूक्लियस से मखसूस फासला भी होता है जिसको हम रेडियस कहते हैं कि पहला एनर्जी लेवल कितना दूर होगा न्यूक्लियस से, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, कितना डिस्टेंस होगा, ये कितना रेडियस होगा एनर्जी लेवल का। उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस फार्मूला के ज़रिए हम उन एनर्जी लेवल्स का या उन शेल्स का रेडियस कैलकुलेट करते हैं। एक बात इसमें याद रखनी है कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हाइड्रोजन के लिए करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपल जो है वो एलिमेंट है, सबसे सिंपल एटम है। तो जो भी उस वक़्त कैलकुलेशंस की गई वो सारी हाइड्रोजन एटम के लिए थी, तो हम भी हाइड्रोजन एटम के लिए ही इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज़ ये किसी भी एटम का या हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द किसी भी शेल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, nth शेल में कह लो कि मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है, वेलोसिटी इसकी v है, और इसका जो रेडियस है इस जो शेल का, इस एनर्जी लेवल का, इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो Ze है। Ze प्लस भी लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। Z यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जितने प्रोटॉन्स होंगे, और E जो होगा वो उन प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इसको Ze प्लस लिख देते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको E नेगेटिव से, या सिंपल चार्ज को हम E से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए लिखते हैं। तो ये सारी टर्म्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शुरू से जब ये डेरिवेशन शुरू होगी तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर कहीं से समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करें, रोकें और दोबारा से फिर इसको देखें। अगर आपने शुरू से इसको पिक कर लिया तो फिर आगे इसकी डेरिवेशन इतनी मुश्किल नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है, m। वेलोसिटी या इसको स्पीड कह लो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितनी है, v। इसके बाद रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, r। ठीक है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस ये कितना है, Ze। प्लस नहीं लिख रहा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी E होगा। E नेगेटिव ऊपर लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, लेकिन सिंपल मैं इसको E से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे चार्जेस को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। Z यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ज़ाहिर बात है कोई फोर्स है जो इसको पकड़ के रखे हुए है, जो इसको सर्कल में, इस सर्कुलर पाथ में इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करवा रही है। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, फिज़िक्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सेंटर या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहाँ से रही है, वो आ रही है इन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से। जिस तरह से जो हमारी ज़मीन है ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, सूरज सेंटर है और ज़मीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो फोर्स ज़मीन को मजबूर कर रही है सूरज के गिर्द घूमने के ऊपर, वो ग्रेविटी है, सूरज की ग्रेविटी। ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो कोई ना कोई ऐसी एक फ़ोर्स होती है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो चीज़ जो है वो सर्कल में घूमती रहे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन चार्जेस के दरमियान। इसको हम कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहाँ से आ रही है, ये कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किन के दरमियान होती हैं, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान।
और कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या कहती हैं, ये हमें बताती हैं कि फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है Z E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है E। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो गया, ओवर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। इस रेडियस के ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितना रेडियस बड़ा होगा ये फोर्स कम होती जाएगी, ये वाली फोर्स। और जितने ये चार्जेस स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये जो फोर्स होती है कूलम फोर्स ऑफ, जिसे अट्रैक्शन कहते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के प्रोडक्ट के और रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। या इसको हम ऐसे लिख देंगे F इज़ इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये वो फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इसको हम कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे वैक्यूम परमिटिविटी है, कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू भी याद रखनी है 8.84 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। कुछ और यूनिट्स के साथ भी होती है लेकिन ये वैल्यू आपने इसकी याद रखनी है। अब ज़ाहिर बात है कि अगर सेंटर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है तो कोई ऐसी फोर्स भी होगी जो इसे सेंटर से दूर लेके जा रही होगी, सेंटर से वे, तभी तो फोर्सेस बैलेंस होंगी और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसी रास्ते में, इसी एनर्जी लेवल में मूव करता रहेगा। अगर कोई इनवर्ड फोर्स है तो कोई आउटवर्ड फोर्स भी होगी और वो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहेगा। तो वो आउटवर्ड जो फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस। इसका मतलब है कि मास जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। रेडियस जितना ज़्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी कम होगी। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल होती हैं। ऐसे समझ लो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सादा लफ्ज़ों में, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींचती है, न्यूक्लियस की तरफ लेके जाती है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर भगाती है, दूर लेके जाती है। दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे इसी एनर्जी लेवल में, इसी शेल में, इसी nth ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। चूँकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इनको इक्वलाइज कर दो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय इक्वलाइजिंग दोनों फोर्सेस को इक्वलाइज कर दो। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आगे डेरिवेशन बहुत आसान है। इक्वलाइज करो, mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, m को उधर ले जाओ, r को उधर ले जाओ, m डिवाइड r मल्टीप्लाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा, जो r होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो v होगा ये क्या हो जाएगा, सॉरी जो m होगा ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से
बोहर के मॉडल में हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं एनर्जी लेवल्स में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। और वो क्या फार्मूला था एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का? mvr इज़ इक्वल टू NH/2π। यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो पहले सिंपल v की वैल्यू निकालो, r को इधर ले आओ, m को इधर ले आओ, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। v इज़ इक्वल टू NH/2π, m और r दोनों डिवाइड हो जाएंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज़ इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। इस v स्क्वायर की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। इक्वेशन नंबर 1 इसको रहने दो, इसको ज़रूरत नहीं है इक्वेशन 1 कहने की, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। यहाँ पे v स्क्वायर की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो v स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू सारी की सारी पुट कर दो। यहाँ पे v स्क्वायर की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है? ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू r ओवर m, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब देखो अगर इसमें से कुछ फैक्टर कैंसिल होते हैं तो उनको कैंसिल कर लो। जिस तरह ये स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, बाकी फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो इसको हम लिखेंगे अब n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज़ इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, साथ ही लिख दो, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। आई होप कि मैंने यहाँ तक इसको ठीक सॉल्व किया हो। अब यहाँ से हमने जो r's हैं, दोनों जो r है, ये जो r वाली दोनों टर्म्स हैं, इनको एक साइड पे रखना है इक्वल साइन के, और बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे ले जाना है। तो इस r स्क्वायर को उधर ले जाओ, ठीक है, इस r स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको यहीं रहने दो, इस r को, ये वाला जो r है इसको यहीं रहने दो, इस r स्क्वायर को उस साइड पे ले जाओ, बाकी सारी ये वाली जो वैल्यूज़ है इनको उठा के इस साइड पे ले आओ। देखो जब r स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओवर r, क्या हो जाएगा? r स्क्वायर ओवर r। इसको उधर लेके गए हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हमने इधर लेके आना है। पहले ये सारी वैल्यूज़ लिख लो, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। जब वैल्यूज़ को हम इस साइड पे लेके आ रहे हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ओवर ZE स्क्वायर। अब इसको मज़ीद आप सॉल्व कर लो, इसमें से देख लो जो फैक्टर कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो। तो फैक्टर कैंसिल कौन कौन से होंगे इसमें से? ये 4 से 4 कैंसिल, पाई के स्क्वायर से पाई कैंसिल, m के स्क्वायर से m कैंसिल, और कोई फैक्टर इसमें से कैंसिल हो रहा है तो वो भी देख लो, और कोई फैक्टर इसमें से कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी जो इक्वेशन बची है उसको लिख लो। ये स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा, r इज़ इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर, ये हो जाएगा पाई ZE स्क्वायर। यहाँ पे पाई बच गया, यहाँ पे m बच गया और ZE स्क्वायर बच गया, पाई m ZE स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर इस सारी इक्वेशन में आप देखो
एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच स्क्वेयर यानी एच प्लांक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, जेड प्रोटॉन, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है तो आप Z इज़ इक्वल टू 1 लिख के इसको ख़त्म भी कर सकते हो फॉर हाइड्रोजन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वेयर H स्क्वेयर ओवर पाई एम ई स्क्वेयर। ठीक है, Z क्योंकि अब हाइड्रोजन के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, Z इज़ इक्वल टू 1, तो ये Z यहाँ से आप ख़त्म भी कर सकते हो, ना भी करो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप देखो कि जो n है ये नंबर ऑफ़ शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं या ऑर्बिट्स को या एनर्जी लेवल्स को, ये चेंज हो सकते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके साथ बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी कांस्टेंट हैं। तो R इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, H स्क्वेयर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, M कांस्टेंट, E स्क्वेयर कांस्टेंट, N स्क्वेयर को मैं अलग लिख लेता हूँ जो वेरिएबल है। ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे इसकी, ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके, तो ये आ जाएगी 0.529 आंगस्ट्रम। इसको ऐसे याद रखना है, 0.529 इसकी वैल्यू आ गई इनटू n स्क्वायर और यूनिट इसके होंगे 7 आंगस्ट्रम। अब n की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर, सेकंड का रेडियस ऑफ सेकंड स्क्वायर 0.529 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस n की जगह पे वैल्यूज़ पुट करते जाओ। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 0.529 3 का स्क्वायर। इस तरह से अगर nth ऑर्बिट का मालूम करना है तो Rn इज़ इक्वल टू 0.529 n का स्क्वायर इंटू, ठीक है, यानी आंगस्ट्रम में हम इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो इस फार्मूला के ज़रिए हम किसी भी ऑर्बिट या किसी भी एनर्जी लेवल का जो रेडियस है, जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको शुरू से ये समझ में आ गया कि कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, दोनों को इक्वलाइज करो। इक्वलाइज करने के बाद फिर बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए इसको कंप्लीट हम सॉल्व करते हैं और एंड पे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।